ये विवाद खड़ा होने के बाद, चारों तरफ से आलोचना होने के बाद ये माफी मांगी गई है। उनको इस बात का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक आलोचना नहीं हुई। ये गलत है। जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में नीतीश कुमार के आपत्तिजनक के बयान पर चिराग पासवान कई बातें बोलते हुए नजर आए। मानसिक संतुलन से लेकर उनके इलाज तक में, और साथ ही जो आरक्षण बढ़ाने की बातें थी और आरक्षण बढ़ाने की नियमावली की बातें थी, उन तमाम बातों पर बात बता रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान, सुनते हैं इस वीडियो में। अगर उनको स्वतः एहसास होता या स्लिप ऑफ टंग होता या गलती से जुबान से ये बात निकल गई होती, जुबान फिसल गई होती, तो इस बात को वो पुनः विधान परिषद में जाके नहीं दोहराते। और अगर आप उनके बयान को देखिएगा, जितना अश्लील उनका बयान विधानसभा में था, उससे कई ज्यादा अश्लील विधान परिषद में था। भाई, उनकी खुद की मंत्री मुंह छुपा रही थी। विपक्ष में कई ऐसी महिला नेता थी जो आंसुओं के साथ बाहर निकली हैं। मैं खुद बोल रहा हूं कि भैया, मैं असहज हूं, महिलाएं यहां पर मौजूद हैं और मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं। और मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में कभी भी किसी मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, किसी नेता की ऐसी भाषा को लेकर हम लोगों ने कभी चर्चा की। मैं अपने परिवार में ये बात नहीं कर पा रहा। मैं आज मेरे परिवार के लोग जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं किस विषय पर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर आया हूं। ये शर्मनाक है और एकदम अक्षम्य है। इसकी माफी नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री अगर माफी मांग भी रहे हैं, गलत है ये जो लोग उनका बचाव कर रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री युवा हैं, क्या वो समर्थन करते हैं ऐसी भाषा का? क्या बिहारी और बिहार के युवाओं को इस छवि में देश के सामने दिखाया जाना चाहिए? क्या बंद कमरे की बातों को इस तरीके से और इतने एक्सप्लिसिट मैनर में सामने रखना शोभा देता है? कैसे आप इनका बचाव कर सकते हैं? और हर वो व्यक्ति जो इन बातों का बचाव कर रहा है, पहली बात तो वो भी गुनाह कर रहा है। और बिहार की जनता देख रही है भैया, राजनीतिक लाभ के लिए आप ना सिर्फ बिहार को शर्मसार कर रहे हैं, बल्कि अपने लाभ के लिए आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को बीमारी के जंजाल में ढकेल रहे। ऐसे में जब आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, उप मुख्यमंत्री होने के नाते जब आपको उनको स्वास्थ्य लाभ दिलाना चाहिए, आप इस पे पर्दा कर आप इस पर लीपापोती कर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। भविष्य भी संभवतः इस तरीके से चीजों पर कभी किसी को माफ नहीं करेंगे। क्वेश्चन था पीसी से रिलेटेड। आर्थिक सर्वेक्षण में 42% फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, 43% फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स. This is huge. After 70 years of reservation, it's still this is the situation. And you talked about 6,000 rupees. But we should not forget that 3,000 Kisan Samman Nidhi Yojana is already getting benefited by. So what is the Bihar Chief Minister's contribution in that? And क्या 75% अगर बढ़ा भी दिएगा तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है वो? So this is exactly what even I want to understand. What is their contribution to it? And I'm not only talking about the 19 years of my chief minister's regime as the chief minister of my state. I'm talking about this government which has been there in the power for the past 34 years. They're going to be completing 35 years the next year. तो ऐसे में इन लोगों का क्या योगदान रहा है? और जब ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने गरीबों को आवाज देने का काम किया, जब ये लोग बोलते हैं कि हम अनुसूचित जाति जनजाति की हम बात करते हैं, तो ये इन्हीं के ही द्वारा दर्शाए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि भैया वही परिस्थिति है जो आजादी के वक्त थी। उस परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में इनकी नीतियों का क्या लाभ मिला? और आज जब इन्होंने ये प्रस्ताव जब विधानसभा में जब इन्होंने रखा है कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए, भाई हम समर्थन करते हैं कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए, पर उस दायरे का लाभ क्या इनकी नीतियां बिहार में दे पाई हैं? अब बाकी राज्यों से आप तुलना कीजिए, क्या उसका लाभ सही मायनों में बिहार में मिला है या उसका लाभ महज कुछ जातियां ही लेकर रह गई हैं और जो शोषित है वो वहीं के वहीं रह गए? आज जब आप इस दायरे को भी बढ़ाएंगे तो भैया क्या गारंटी है कि कल ये परिस्थितियों में सुधार आएगा?
क्योंकि आज तक तो आपकी नीतियों का सुधार हम लोगों को देखने को नहीं मिला। ऐसे में ये विफलता पूरी तरीके से बिहार सरकार की, और ये मैं सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कर रहा, पिछले 33-34 सालों से बिहार में जो सरकार है और जिस गठबंधन की सरकार आज भी बिहार में चल रही है, ये इन्हीं की नाकामी है जिसका नतीजा ये आंकड़े हैं, और ये इन्हीं के द्वारा दर्शाए गए आंकड़े हैं भैया। मैं तो अभी भी मैं मानता हूं कि ये आंकड़ों को फिर भी बहुत सुधार कर दर्शाया गया। हकीकत इससे भी ज्यादा बदतर है। बिहार के हर एक गांव में मैं जाने का काम कर रहा हूं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि वास्तु परिस्थिति इससे भी ज्यादा बदतर है, और पूरी जिम्मेदारी मौजूदा बिहार सरकार और उनके घटक दल जो अलग अलग समय में जिनके पास मुख्यमंत्री का पद रहा, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है बिहार को इन आर्थिक परिस्थितियों में ढकेलने की। भाई मैंने कहा इस बात पर, इसकी जितनी निंदा की जाए गलत है। भाई जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है, आंगनबाड़ी की महिलाओं का लाभ, सेविकाओं का लाभ आपने कहां नहीं लिया भैया। हर चीज में आपने उनका इस्तेमाल करने का आपने काम किया। बच्चे के जन्म से लेकर भैया उसके पालन पोषण परवरिश तक तो उनकी सेवाओं का इस्तेमाल होता ही होता। सरकारी कितने और ऐसे कार्य हैं जहां पर सीमाओं से पार जाकर उन्होंने अपनी सेवा सरकार को देने का उन्होंने काम किया, और आज जब वो अपनी उचित मांगों को लेकर सड़क पर है, उन पर आप वाटर कैनन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता सरकार बातचीत करने से इतना डरती क्यों है। शिक्षकों को के ऊपर आप लाठी चलाते हैं, छात्रों पे आप लाठी चलाते हैं, हर वो वर्ग, किसान हो, महिलाएं हो, हर किसी पर आप लाठियां चलाते हैं। क्यों नहीं सरकार एक कमेटी बनाती है और वार्तालाप का माध्यम खोलती है? आप चर्चा कीजिए ना, सरकार भी भाई समक्ष रखिए अपनी मजबूरियों को, पर वो तभी होगा ना जब आप चर्चा करेंगे। इस तरीके से लाठियां चलाना महिलाओं पे, भाई ये किस मुंह से जाएंगे अपने गांव, और किस मुंह से जाकर राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र ये वहां पर करेंगे कि भाई हम राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से आपको लाभ दिलाने आए। क्या गांव के लोग इनको बोलेंगे नहीं कि भैया जब आप अपनी चीजों के लिए जाती हैं तो सरकार आप पर लाठी, आप पर पानी बरसाती है, आपकी मांगों को नहीं सुनती, और आज आप उन्हीं की योजना लेकर आई हैं हम लोगों के पास। इस तरीके से सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग पर, अपने ही अंग पर लाठी चला, ये भी मानसिक दिवालियेपन की एक निशानी है। क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि 7 बार आपके पिताजी मिनिस्टर रहे, आपकी पार्टी पासवानों की नुमाइंदा है, लगभग 6 लाख पासवान गरीब हैं, तो क्या ये आपकी भी विफलता नहीं है? भाई मैं इस विफलता को पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी मानता। अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा रहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को आप समझते हैं, ये संवैधानिक दायरे हैं, और मैं उन लोगों के लिए भी इस बात को साझा कर दूं जो शायद इस बात को नहीं समझते। हमारा संविधान हमारे देश को संघीय ढांचे में बांटने का प्रस्ताव रखता है, जिसके आधार पर देश की सरकारें काम करती हैं, जिसमें कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं, वहीं कई अधिकार राज्य सरकारों के पास होते हैं, जिसमें से कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, रोजगार, ये कई ऐसे विषय हैं जो पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आज की तारीख में अगर बिहार में अपराध बढ़ता है तो केंद्र सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि बिहार पुलिस पूरी तरीके से बिहार सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत आती है। बिहार में अगर शिक्षा नहीं है, बिहार में अगर शिक्षा के हालात बदतर हैं, तो केंद्र सरकार या केंद्र का कोई भी मंत्री, जैसे आपने मेरे स्वर्गीय पिता के ऊपर टिप्पणी की, कोई भी मंत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये विभाग पूरी तरीके से, ये विषय शिक्षा राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। ऐसे में यकीनन केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं हैं
जिसका लाभ राज्य सरकार, जिसका लाभ बिहार को दिलाने का प्रयास किया जाता है। बट अगेन द एग्जीक्यूटिव बॉडी जो इसको धरातल पर उतारेगी वो राज्य सरकार। इसीलिए कई बार आपने विवाद देखे होंगे कि कई बार केंद्र सरकार की योजनाओं की बड़ी राशि वापस लौटा देनी पड़ती है या वापस चली जाती है क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार जिसकी जिम्मेदारी है वो उसको पूरा नहीं कर पाती। ये भारत का संघीय ढांचा है। भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, उसके आधार पर देश की सरकारें काम करती हैं। ऐसे में एक सांसद, केंद्र का मंत्री या केंद्र सरकार का हर वो नेता अपनी सीमाओं में बन जाता है जब राज्य में उसके आधार पर सरकारें नहीं होती। तभी मेरे प्रधानमंत्री ने बार बार हर मंच से डबल इंजन की सरकार का प्रस्ताव और उसको बल देने का उन्होंने बातों को रखा। जब डबल इंजन की सरकार होती है मतलब केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी सरकार, तो ऐसे में दोनों सरकारें मिलकर उस राज्य में विकास के कार्यों को गति दे सकती है, योजनाओं को मिलकर बना सकती है। ऐसे में जब मैं इस बात पे प्रश्न उठाता हूं 33 साल, और ये 33 साल का जिक्र मैं उसी वक्त से कर रहा हूं जब से संभवतः मेरे नेता, मेरे पिता केंद्र में मंत्री बने। 89 में मेरे नेता, मेरे पिता वीपी सिंह जी की सरकार में पहली बार वो केंद्रीय मंत्री बने। दुर्भाग्य उनका ये रहा कि तब से लेकर अभी तक निरंतरता में जहां वो केंद्र में लंबे समय तक वो मंत्री रहे, वहीं बिहार में विपक्ष की सरकारें हैं। जब वो यूपीए सरकार में मंत्री थे तो उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार थी। तो जब आपने मेरे नेता पर आपने टिप्पणी की तो मेरे लिए ये जरूरी है आपको ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में इन बातों को बताना कि ये संवैधानिक दायरे हैं जिसमें रहते हुए आप लाभ चाहते हुए भी राज्य सरकार के कार्यशैली में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और हम लोगों को एंड एज अ पत्रकार, क्योंकि लोकतंत्र का आप चौथा स्तंभ है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि समस्या की जड़ पर पहुंचना। सिर्फ किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए या उसकी आलोचना करने के मकसद से उससे सवाल पूछ लेना, ये जानते हुए भी कि सामने वाले के क्या दायरे हैं। आज आप मेरी लोकसभा के बारे में शिक्षा को लेकर आप सवाल करें, स्वास्थ्य को लेकर आप सवाल करें, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप सवाल करें। भाई मेरी सीमाएं हैं वहां पर, मैं चाह कर भी वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं में मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंतर्गत नहीं आता है ये विषय। वहां के विधायक अगर कोई राज्य सरकार का है, संभवतः राज्य सरकार का मतलब इस गठबंधन महागठबंधन की सरकार का है, तो वो कर सकता है। तो ऐसे में आप पत्रकार इन बातों को जानते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जनता तक भी इस संघीय ढांचे के स्ट्रक्चर को जनता को बताएं, ताकि जनता अगली बार जब चुनाव करे तो इस बात को समझकर चुनाव करे कि संघीय ढांचे में अपने जाति के नेता को चुनने से ज्यादा विकास करने वाले नेताओं को चुनना हम लोग के लिए ज्यादा जरूरी है। सवाल किया कि वो भूल जाते हैं, वैसे में आप क्या कहेंगे जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी दरभंगा मेडिकल कॉलेज बनवा देते हैं और पूर्णिया एयरपोर्ट बनवा देते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे? उनकी मानसिक स्थिति क्या है? वो तो माफी भी नहीं मांगते। क्या चीज? नीतीश कुमार के भुलक्कर बंद को लेकर जैसे आपने सवाल किया कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है, वैसे में अमित शाह ने भी पूर्णिया में एयरपोर्ट बनवा दिया था भाषण के दौरान, और दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बनवा दिया था नरेंद्र मोदी ने। वैसे में उनको क्या कहेंगे? उनको भी राज की जरूरत है क्या? भाई मैंने अपने बयान में ही इस बात को स्पष्ट किया, संभवतः जुबान का फिसलना या संभवतः आप कहते कहते, हम लोग भी भाई जब भाषण देते हैं जोश में देते हैं, वैसे मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि आपका मर्यादित रहना जरूरी है और नेताओं पे ये बड़ी जिम्मेदारी है अपने शब्दों के चयन को, क्योंकि आपके द्वारा कही गई बातों को कई बार पत्थर की लकीर लोग मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। बड़ी आबादी आपके नेतृत्व में भरोसा करती है। मैंने हमेशा शब्दों की मर्यादा और जानकारी सही आप जनता के बीच रखें, इस बात का मैं हमेशा पक्षधर रहा हूँ। मैं कभी भी प्रेस वार्ता आप लोग के साथ करता हूँ, उससे एक दिन पहले पूरी तैयारी करता हूँ
मैं जनता के बीच जाता हूँ, पूरा अपना होमवर्क करके जाता हूँ, निरंतरता में पढ़ता हूँ, तैयारी करता हूँ। मैं ये अपेक्षा बाकी के भी नेताओं से रखता हूँ, पर शब्दों की मर्यादा कई बार टूटती है, राजनीति में ये देखा गया है। पर कुछ बातें जो अक्षम्य हैं उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी कई बार कई बातें कही हैं जिसको हम लोगों ने भी आया गया किया, हम लोगों ने उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया। क्या मैंने इस बात का विवाद खड़ा किया कि भाई खुद ही आप गृह मंत्री को फोन लगाने के लिए बोल रहे हैं? क्या मैंने इस पर प्रेस वार्ता की? नहीं की। कई बार स्लिप ऑफ टंग होता है, माइंड आपका प्री ऑक्यूपाइड होता है, आप कुछ बातें कह देते हैं, बट ऐसे में ही दायरों को भी समझना है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आप नहीं कबूल कर सकते, उसको नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, और उसमें ये बात है, आप इन दो बातों की तुलना आप नहीं कर सकते। ये अशोभनीय है। और मैं पुनः दोहराता हूं, इस बात को मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बाद विधान परिषद में दोहराया, नहीं दोहराते तो भी मैं इसको जाने देता कि चलिए कोई बात नहीं। वो बोलते बोलते वहां पर बोल के उनको एहसास हुआ, विधान परिषद जाते जाते उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ, आलोचना के बाद, चौतरफा घिरने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ। इन दोनों बातों में फर्क। बयान आया नीतीश जी का, क्या ये विवाद में फंसा करके जो आरक्षण बढ़ोतरी का नया नियमावली प्रारूप जो विधानमंडल के पटल पर आया है, क्या उसको डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार? भाई मुझे नहीं पता डाइवर्ट करने का प्रयास है कि नहीं, बट जो उन्होंने बयान दिया है और इसके दायरों को बढ़ा रहे हैं, तो मेक श्योर कि इसकी टेक्निकलिटीज को भी मेरे मुख्यमंत्री समझे। कई राज्यों के उदाहरण हैं जहां पे आपने राजनीतिक लाभ के लिए तो दायरों को बढ़ाने का आपने प्रावधान रखा, पर सुप्रीम कोर्ट जाते जाते तक ये मामला पूरी तरीके से टेक्निकल पेचेस में फंस जाता है। आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है भैया, मराठा आरक्षण को लेकर क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना कि राज्य सरकार प्रस्तावित कर देती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और उसकी टेक्निकलिटीज को आप समझते नहीं, और जब कोर्ट में ये मामला जाता है तो आप अपने पक्ष को रख नहीं पाते। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री कम से कम इसको मजबूती से रख